जो वसुदेव है, जो विष्णु का नाम बोला है, वो जब सत्व गुण के साथ होते हैं तो उनकी पत्नी होती है लक्ष्मी। और लक्ष्मी क्या होती है? लक्षंती जायते इति लक्ष्मी। जिसके जैसा बनने का मन करे। यहाँ लक्ष्मी अलग वर्ड है और श्री अलग वर्ड है। श्री शतेश लक्ष्मी श्लोक है पूरा। तो श्री का मतलब होता है कि जिसके होने से जिंदगी में शुभ घटित हो, वो श्री है। जिसके होने से जिंदगी में शुभ घटित हो वो श्री है। और श्री है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। तो जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो वो श्री प्रदान करते हो आप उसको। आशीर्वाद हमेशा अच्छा ही होता है। तो जिंदगी में जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, वो श्री है, सत्वगुण से आता है। सत्वगुण के प्लेनेट कौन है जी? सूर्य, चंद्रमा और गुरु, सत्वगुण के प्लेनेट। तो ये सत्वगुण के प्लेनेट जहां बैठे होंगे और जहां पर देखे होंगे, उस मैट जहां पर देखेंगे उस भाव के मामले में आदमी को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी भी है। तो आदमी को ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आदमी प्रॉस्परस होगा। प्रॉस्परस होने का मतलब है ऐश्वर्यशाली होगा। तो प्रोस्पेरिटी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, ब्रिलियंस और रेडियंस है। तो ऑल एंड ऑल ये कहा जाए कि जिस भाव पे सात्विक ग्रह का प्रभाव होगा, उस भाव के मामले में आदमी ब्लेस्ड होगा। उस भाव के अच्छे फल मिलेंगे व्यक्ति को, और उस भाव के जो रिसोर्सेज हैं उसकी कभी कमी नहीं होगी। उस भाव से जुड़ी चीजें उसको उपहार स्वरूप मिलेंगी। यहाँ पर कहने का ये आशय है कि मान लो किसी के सातवें घर पे सूर्य, चंद्रमा या गुरु की दृष्टि। जैसे मुझे याद है रामकृष्ण परमहंस की कुंडली में, रामकृष्ण परमहंस की कुंडली में सप्तम भाव पे सूर्य और चंद्रमा दोनों की दृष्टि है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा लग्न में बैठे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का विवाह हुआ, और विवाह के पहले तो उन्होंने पत्नी को नहीं बोला था कि मैं ब्रह्मचारी हूं। बट विवाह के तुरंत बाद ही वो अपने, क्या नाम है, दक्षिणेश्वर मंदिर चले गए। उनकी पत्नी उनसे मिलना चाहती थी, मिल नहीं पाई। इतनी परेशान हो गई कि वो पैदल चली गई दक्षिणेश्वर पर। बहुत दूरी थी। रास्ते में उनको चोर डाकू लूटने भी आ गए, लूट नहीं पाए, वो अलग बात। वहां पर रामकृष्ण ने उनको बता दिया कि जी मैं तो यही सारे काम करता हूँ, ब्रह्मचारी सन्यासी हूँ। बट उनकी पत्नी ने कोई विद्रोह तो नहीं किया ना, छोड़ के तो नहीं भाग गई, झगड़ा तो किया नहीं। इसलिए नहीं किया क्योंकि सूर्य चंद्रमा की दृष्टि है, तो ब्लेसिंग्स है उस मामले में आदमी को जो है कि आशीर्वाद। तो ब्लेसिंग्स का खैर ये मतलब भी नहीं है कि शादी नहीं टूटेगी। गुरु, सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि होने पर भी विवाह टूट सकता है। अब देखो ये निर्भर करता है, थोड़ा सी बात समझाता हूँ। अगर सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, मान लो तीसरे भाव में गया और पाप ग्रह के साथ बैठ गया। अब वो सप्तम भाव पे दृष्टि तो कर रहा है, लेकिन गुरु खुद ही पीड़ित है। तो गुरु के खुद पीड़ित होने से उसका सत्वगुण खराब हो जाएगा। अगर वो गुरु कमजोर हो जाएगा तो उसका सत्वगुण भी कमजोर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है थोड़ा। खराब सत्वगुण और कमजोर सत्वगुण वो काम नहीं कर सकता। नॉर्मल मामले में अगर बलशाली अच्छा गुरु है, वो सप्तम भाव को देख रहा है, तो आदमी को ब्लेसिंग दे। तो ब्लेसिंग देने का ये मतलब नहीं है कि उसकी, मतलब कि शादी नहीं टूटेगी। वो तो खैर और योग होने पे टूट सकती है। बट 80% ऑफ द टाइम अगर और कोई खतरनाक योग नहीं है तो ये गुरु बचाएगा, सत्वगुण से बचा लेगा। एक तो बहुत ही गंभीर कुछ बहुत खतरनाक योग है, सप्तमेश भी पिट गया, शुक्र भी पिट गया, अष्टमेश भी खराब हो गया, तब तो टूट ही जाएगी फिर। लेकिन थोड़े मोड़े जो बुरे फल हैं उसको वो टैकल कर लेगा। साथ में आदमी को ब्लेसिंग भी रहेगी। जैसे पिछली पत्रिका का आपको उदाहरण अगर याद हो, तो इसमें 10वें भाव में चंद्रमा दिख रहा है। उसमें तामसिक शनि तो पहले से बैठा हुआ है, बैठा हुआ है ना। देखो इसको समझो थोड़ा सा। तामसिक शनि बैठा हुआ है, और तामसिक ग्रह क्या करता है? विनाश करता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो उसको तो 10th हाउस के मैटर में डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन कर देना चाहिए।
और आदमी के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? उसने प्रोफेशनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि इसको चंद्रमा देख रहा है। ये चंद्रमा सत्वगुण का कारक है और बलशाली है, दिग्बली है चंद्रमा। और सत्वगुण क्या होता है? ब्लेसिंग्स देता है। तो इनका एक बिजनेस है, और उस बिजनेस में खास बात यह है कि उनकी मदर भी संभालती है। तो बेसिकली आदमी के पास बिजनेस है और उसको सारी टेंशन नहीं लेनी पड़ती, मदर भी टेंशन ले लेती है। और बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो 10वें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है, वो चंद्रमा बलशाली है। तो इस वजह से इस आदमी को ब्लेसिंग मिल गई 10वें भाव के मैटर की ना, 10वें भाव के मामले की ब्लेसिंग मिल गई। काम है, वो मदर उसको संभाल लेती है, बहुत अच्छा काम है क्योंकि ब्लेसिंग है। 10वें भाव के मामले में ब्लेस्ड हो गया, आशीर्वाद। दूसरी बात बोलूंगा मैं पंचम भाव की। पंचम भाव पे आप देखोगे तो दो ब्लेसिंग है। एक तो गुरु की दृष्टि है, गुरु भी सत्व गुण का कारक है, ब्लेसिंग। सूर्य की भी दृष्टि है, सूर्य भी सत्व गुण का कारक है, ब्लेसिंग। तो इनको बायोलॉजिकली संतान नहीं हो सकती थी, बायोलॉजिकल संतान होने में बड़ी समस्या थी। लेकिन फिर भी दो सप्त ग्रहों का प्रभाव तो पंचम भाव पे है, तो ब्लेसिंग आनी चाहिए। तो इन्होंने फिर आईवीएफ का सहारा लिया, और आईवीएफ से इनको एक नहीं दो दो बच्चे हो गए। अब ये ट्विंस के पिताजी हैं। तो यहाँ पर भी फिर क्या है, यहाँ पर फिर से वो ब्लेसिंग वाला गेम है ना। जिस भाव पे सप्त ग्रह सूर्य, चंद्रमा और गुरु बैठते हैं और देखते हैं, उस घर के मामले में आदमी को ब्लेसिंग्स होती है, ब्लेस्ड होता है। ठीक बात हो गई, समझ में आ रहा है एकदम पूरा खटाखट? गुड, अच्छा आना चाहिए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पराशर में, ये इंग्लिश में भी बोला था, वो कोई नहीं पढ़ाया। रेयर ही है ये चीज, और ये बहुत फंडामेंटल है साहब, इसके बिना आप चूक गलती कर लेंगे। ठीक है, शादी कब नहीं होगी और कब होगी ही होगी, पता नहीं चाहिए ना। देखो रामकृष्ण परमहंस के लग्न में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, दोनों सात्विक ग्रह हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस को शादी का क्या करना था? ब्रह्मचारी आदमी था, कुछ करना था क्या शादी? कुछ नहीं करना था, लेकिन हुई ना, हो क्या रही? क्योंकि सात्विक ग्रहों का प्रभाव है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे यार, मैं जरा एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये दूसरा जो हॉरोस्कोप है, ये श्यामाचरण लाहिरी का है। लाहिरी महाशय को तो जानते होंगे आप। हम्म? तो लाहिरी महाशय भी स्पिरिचुअलिस्ट थे, क्रिया योगा में अच्छे खासे थे वो, है ना। परमहंस योगानंद के गुरु तुल्य थे। इनका भी विवाह हुआ था। वही सन्यासी स्पिरिचुअलिस्ट, वो विवाह करके क्या करें? लेकिन फिर भी आप पत्रिका देखोगे तो गुरु की दृष्टि है सप्तम भाव पे के चार्ट में, और गुरु सत्गुण का कारक है। तो सत्गुण दिया, और सत्गुण का रिजल्ट है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। तो विवाह में इनको ब्लेसिंग रही, पत्नी मिल, शादी हुई, पत्नी मिली और सपोर्टिव पत्नी मिली, है कि नहीं, जिन्होंने उनकी स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट भी किया। दूसरे उदाहरण में स्वामी प्रभुपाद का अच्छा एग्जाम्पल है। स्वामी प्रभुपाद को आप जानते होंगे, इस्कॉन के पीछे जो है स्वामी जी। तो छोटी सी कथा ये है कि उनकी पत्नी को चाय पत्ती चाहिए थी, घर में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने उनकी किताबें बेच दी, भगवत गीता वाली। तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि यार तुम चूज कर लो, तुमको भगवत गीता चाहिए कि तुमको कोई मुझसे प्यार है कि अपनी चाय से?
कि तुमने मेरी कैसे किताब बेची, कैसे क्या। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो चाय से प्यार है, हु आर यू। खैर कथा जैसी की तैसी फिर आगे बढ़ती है, और आगे ये बढ़ती है वो पत्नी को छोड़ देते हैं और इस्कॉन की फिर स्थापना वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पर इस पत्रिका में आप देखो कि सूर्य, चंद्रमा या गुरु, तीनों में से किसी का भी सप्तम भाव पे प्रभाव नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शादी नहीं होगी, वो तो कॉमन सी बात है, शादी होगी। अब हम लोगों का प्रिंसिपल कि भाई सप्तमेश पंचम भाव में है, वो तो खैर कहानी बयान कर ही रहा है। लेकिन खैर सात्विक ग्रह जो है कि वो लाइफ में ब्लेसिंग भी देते हैं, और यहाँ पर उनका प्रभाव तो है नहीं, तो इनको विवाह के मामले में ब्लेसिंग नहीं। ब्लेसिंग क्या होगी? अच्छी पत्नी, अच्छी पत्नी ब्लेसिंग होगी, या पति भी है आदमी, महिला का हॉरोस्कोप है तो अच्छा पति ब्लेसिंग होगा, और बुरा पति ब्लेसिंग नहीं होगा, लैक ऑफ ब्लेसिंग होगा, है ना। तो यहाँ पर इनको एक बुरी पत्नी मिल गई, वैवाहिक जीवन में ये ब्लेस्ड नहीं रहे। बात क्लियर हो रही है एकदम ठीक से, समझ पा आ रहा है ना, दिमाग घुस रहा होगा। तो सत्व ग्रह, सत्व गुण का ये काम है। तो दूसरी बात ये है, और एक पहले वाला इस्तेमाल तो आपको याद होगा ही भैया, जो रामकृष्ण परमहंस हैं, उनकी पत्रिका में सबसे बलशाली प्लेनेट षटबल में सूर्य है, 153% ऑफ स्ट्रेंथ है। और सूर्य जो है कि वो सात्विक प्लेनेट है, तो सात्विक आदमी हुए रामकृष्ण परमहंस, सात्विक है। ठीक है। प्रभुपाद की पत्रिका में शनि सबसे बलशाली है, शनि तामसिक है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्यों, आप खुद ही सोच लेना। और श्यामाचरण लाहिरी जी के चार्ट में मंगल जो है वो 138% में बहुत बलशाली था, मंगल भी फिर जो है तामसिक रहेगी। लेकिन आप मंगल को देखोगे पत्रिका में तो मंगल कुछ खराब नहीं है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, और यही मंगल नवांश में वर्गोत्तम भी है। तो तामसिक ग्रह तो मंगल है, लेकिन ये बलशाली है, वर्गोत्तम है मंगल। और वर्गोत्तम में हम क्या कहते हैं, ग्रह अपने बुरे फल छोड़ देता है, अच्छे फल देता है। तो सत्व, जैसे कि सत्व कमजोर होकर के या अफ्लिक्टेड होकर के खराब होता है, वैसे ही तमस भी, तामसिक प्लैनेट भी वर्गोत्तम होके, देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना, वर्गोत्तम ग्रह अपनी सारी बैड क्वालिटी शेड कर देता है, हटा देता है, अच्छे गुण अच्छे फल देता है, ये हम पढ़ते हैं, है ना, कि उच्च का ग्रह अपने सारे अच्छे फल देता है जी, बुरे फल नहीं करता। उच्च का ग्रह 100% गुड रिजल्ट देता है। कहने का क्या मतलब, अगर किसी आदमी का तामसिक प्लैनेट प्रोमिनेंट है लेकिन वो उच्च का है, तो वो तामसिक नहीं रह जाए। जो वर्गोत्तम है और जो उच्च है, ये दोनों कंडीशन भी ग्रह को सात्विक बना देती है। तो सैटर्न उच्च का हो जाता है तो सात्विक सैटर्न हो जाता है वो टेक्निकली, या बोलो कि पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ तमस आ जाता है उसको। ठीक है सर, जैसे ये बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, इस वजह से भी उनके तमस प्रभाव में कमी है। ये भी कह सकते हैं कि बृहस्पति की राशि में बैठ के क्योंकि वर्गोत्तम है, उस वजह से भी ये अच्छा है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा अगर ग्रह अपनी राशि में होगा, मूल त्रिकोण राशि में होगा, तो ग्रह राजसिक हो जाए, और अगर ग्रह नीच अस्त हो तो ग्रह तामसिक हो जाएगा। तो चंद्रमा भी अस्त होकर के तामसिक हो सकता है, मतलब चंद्रमा अमावस्या का होके तामसिक हो सकता है, गुरु भी अस्त होकर तामसिक हो सकता है। तो फिर उस पत्रिका में क्या है, देखो सत्व के ग्रह तीन, उन तीन ग्रहों की दो दृष्टि होगी, एक चंद्रमा की, एक सूर्य की, और तीन दृष्टि होगी गुरु की। तो तीन तीन छह दो आठ, आठ घर पे सत्व गुण इन्फ्लुएंस करेगा। तामसिक प्लेनेट है शनि और मंगल, तो दो तो वो हो गए, तीन घरों पे शनि की दृष्टि, तीन घरों पे मंगल की दृष्टि, छह घरों पे इनकी दृष्टि होगी, तो छह घर हो गए और दो इनका प्लेसमेंट हो गया, तो आठ जगह पे तामसिक ग्रह हो गए। तो आठ सात्विक, आठ तामसिक, और चार राजसिक। राजसिक ग्रह होंगे शुक्र और बुध, दो जगह पे बैठेंगे, दो भाव को देखेंगे, है ना। तो बैलेंस है आठ सात्विक, आठ तामसिक, चार राजसिक। अब ये जैसे बढ़ता रहेगा, जैसे घटता रहेगा, उसके हिसाब से आदमी में सत्व बढ़ेगा, तमस घटेगा, तमस बढ़ेगा, सत्व घटेगा, रजस बढ़ेगा, सत्व तमस दोनों घटेंगे, इत्यादि इत्यादि।
सत्व गुण की एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि सत्व गुण अन्य सारे गुणों को कंट्रोल कर सकता है। अगर सत्व गुण बढ़ने लगता है तो बाकी सारे गुण अपने आप कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है जरूरी। इसलिए कहते हैं जिसकी पत्रिका में ज्यादा उच्च के ग्रह होते हैं या उनको अच्छा फल होता है। अब ये बहुत बार ये बड़ा कॉमन प्रश्न है, सर उच्च के प्लेनेट है जो अच्छा फल नहीं मिल रहा। उच्च का प्लेनेट सात्विक फल देता है, बस अच्छे फल दे या राजयोग करे वो जरूरी नहीं है, उसके लिए और भी कंडीशन है। अभी पराशर राजयोग के कंडीशन ऐड करेंगे, है ना। एक चीज होती है पराशर सिस्टम में, उसको कहते हैं परस्पर कारक। अगर दो बलशाली ग्रह उच्च स्वराशि मूल त्रिकोण वर्गोत्तम होकर के आपस में केंद्र में बैठ जाए तो राजयोग बनाते हैं। और ये उस व्यक्ति का राजयोग है, मतलब ऐसे योग में गरीब घर में भी पैदा हुआ व्यक्ति राजयोग प्राप्त करता है। अगर अमीर घर में पैदा हुआ वो राजयोग प्राप्त करे तो उसमें क्या हुआ, वो तो ठीक ही है ना, उसने कुछ एक्सेप्शनल तो जिंदगी में कर नहीं लिया। अमीर परिवार में था और अमीर हो गया तो ठीक है। लेकिन गरीब परिवार में पैदा होकर के वो राजयोग अर्जित करेगा, कब करेगा, जब ये ऐसे ग्रह आपस में केंद्र में होंगे। दो उच्च ग्रह, एक उच्च एक स्वराशि का ग्रह, उच्च वर्गोत्तम स्वराशि मूल त्रिकोण का ग्रह, चार कंडीशन होगी। ये जब आपस में केंद्र में होते हैं एक दूसरे से तो राजयोग बनाते हैं, और ये सबसे बड़ा राजयोग। ऐसे राजयोग वाला व्यक्ति अगर गरीब भी पैदा हुआ हो तो भी, अनाथ भी पैदा हुआ हो तो भी राजा बनेगा, बड़ा राजयोग। ठीक है, वरना तो उच्च के ग्रह स्वराशि के ग्रह पत्रिका में ढूंढना कोई मतलब मुश्किल काम तो है नहीं, आसान काम, मिल जाता है, कॉमन है। लेकिन अगर हाई लेवल ऑफ सक्सेस चाहिए तो ये राजयोग होना चाहिए, बाकी सारे राजयोग इस लेवल के राजयोग नहीं। मतलब कोई भी दो प्लेनेट, एक तो बलशाली हो, दूसरा एक दूसरे से केंद्र में भी हो, एक का 9th हाउस में प्लेनेट उच्च है, एक का 10th में उच्च है, एक का 11th में उच्च है, तो आपको वैश्विक पत्रिका कितनी अच्छी क्यों ना लगे, फल कुछ नहीं मिलेगा। वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि परस्पर केंद्र में तो है नहीं। बाकी कहीं भी उच्च क्यों ना हो जाए, उसमें आदमी मैक्सिमम उसी लेवल को मेंटेन कर सकता है जो लेवल की उसके माँ बाप का ऑलरेडी है। अगर उसके माँ बाप अमीर है तो अमीर हो जाएगा, लेकिन उनसे ज्यादा अमीर नहीं हो पाएगा, उसी लेवल पे रह जाएगा, चाहे दसम भाव में ही उच्च का सूर्य ही क्यों ना बैठ जाए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बलशाली ग्रह जो है कि आना चाहिए। हाँ, दशम दशम भाव में उच्च का सूर्य है, और चौथे भाव में मान लो कि दिग्बली शुक्र आ जाए, अब दो बलशाली ग्रह आपस में केंद्र में हो गए। या बोलो कि 11वें भाव में उच्च का सूर्य है और 5वें भाव में जो है कि वर्गोत्तम मंगल हो जाए, अब ये दो परस्पर बलशाली ग्रह आपस में केंद्र में आ गए, ऐसे मामले में बहुत उच्च कोटि का राजयोग प्राप्त होगा। उसको हम पढ़ेंगे, राजयोग पे सेपरेट करेंगे क्लास, पूरी राजयोग का पूरा सेक्शन ही है कोर्स में, उस पर करेंगे। पर यहाँ पर मूलभूत तौर पर समझने की ये बात है कि जो ग्रह उच्च होता है वो ग्रह सत्व गुण देता है। सत्व गुण क्या करता है जी, ब्लेसिंग्स देता है। ठीक है, ब्लेसिंग्स ही उसका रिजल्ट है और कुछ नहीं। तो अगर आपके पास कोई भी ग्रह उच्च का है, अगर आपको मान लो कि सूर्य उच्च का है, तो आपको सत्वगुण होना चाहिए, और सत्वगुण सूर्य ईगो का कारक है, तो घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको घमंड होगा और आपका सूर्य भी उच्च में है तो उच्च का सूर्य गया एक तरफ, आपका घमंड आपको ले डूबेगा, क्योंकि आप सत्व गुण के साथ नहीं हो, सत्व गुण का आश्रय नहीं ले रहे। वो उच्च का सूर्य कुछ खास फल आपको नहीं करके देगा। आगे आप पढ़ोगे कि शुक्र राजसिक है, शनि तामसिक है, वो अलग बात है, लेकिन अगर उच्च हो गए दोनों, मान लो शुक्र भी उच्च हो गया, तो वो सत्व का कारक है। तो अगर किसी का उच्च का शुक्र है, आप ज्यादातर देखोगे उच्च के शुक्र वाले की मैरिटल लाइफ ठीक नहीं होती, ज्यादातर नहीं होती। वो इसलिए होती है क्योंकि वो शुक्र के मैटर्स में, लव रिलेशनशिप वगैरह के मैटर्स में सत्व गुण का पालन नहीं करता। अगर आदमी सात्विक है लव रिलेशनशिप्स के मैटर में, कंट्रोलिंग देयर सेंसेस और सात्विक आचार विचार व्यवहार, तो हो सकता है कि पहली शादी ठीक ना हो तो दूसरी, दूसरी ना ठीक हो तो तीसरी, मतलब कभी ना कभी तो जीवन में उस उच्च ग्रह के अच्छे फल, सेटिस्फैक्टरी फल मिलेंगे ही। इस बात को लेकर निश्चिंत रहना चाहिए। ठीक है, और ज्योतिष वही करो जो उसमें निश्चिंत फल मिलते हो, ऐसे डूबियस फल वाले ज्योतिष नहीं करो। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम कि वासुदेव जब रजस गुण के साथ मिलते हैं तो उनका साथ भूदेवी देती है। ये भूदेवी धरती की देवी है, धरती माता को भूदेवी कहते हैं।
वैसे भूदेवी बोले तो विष्णु और पृथ्वी के मिलन से मंगल पैदा हुए हैं, लेकिन मंगल तामसिक ग्रह है, राजसिक। तो वासुदेव जब रजस गुण के साथ संपर्क में आते हैं, पृथ्वी देवी के साथ संपर्क में आते हैं, तो रजस बनाते हैं। राजसिक ग्रह है शुक्र और बुध, और राजसिक ग्रह क्या देता है? क्रिएशन एंड सस्टेनेंस देता है, किसी नई चीज को बनाना और बनाई हुई चीज को संभालना, उसका ध्यान रखना। क्रिएशन सस्टेनेंस, ये तो अंग्रेजी के इतने से वर्ड तो समझ में आ ही रहे होंगे आपको, है ना? उसको ज्यादा हिंदी में कर दूंगा तो क्लिष्ट हिंदी हो जाएगी बहुत, तो मुश्किल हो जाएगा वो, इसलिए नहीं कर रहा। उत्सर्जन और रेचन, ये काम जो है ये रजस गुण के कार्य, चीजों को उत्पत्ति करता है, उत्सर्जन करता है, और उसको रेचन करता है, सींचता है, बनाए रखता है। तो नई चीज को बनाना और उस चीज की देखभाल करना, उसका पालन पोषण करना, ये रजस का कार्य हुआ। ये कार्य करते हैं, कौन करते हैं? ये कार्य करते हैं बुध और शुक्र। अब आप देखो, कोई स्पिरिचुअलिस्ट जो है ना, जिसकी फिलॉसफी बहुत दुनिया में जानी जाती है, जानी मानी, बहुत रिस्पेक्टेड जिसकी फिलॉसफी है इस दुनिया में, उनके लग्न में आपको शुक्र या बुध मिलेगा। क्योंकि रजस है ना, वो क्रिएशन है, वो कुछ नया उत्पन्न करेगा उस भाव से रिलेटेड जहां शुक्र और बुध बैठे हैं, उस भाव से रिलेटेड जहां शुक्र और बुध देखते हैं। तो इंग्लिश कोर्स में एग्जांपल दिया था कि जो बिल गेट्स है, उसके पंचम भाव में, और स्टीव जॉब्स के भी पंचम भाव में शुक्र का संबंध है। तो पंचम भाव जो है वो मेंटेलिटी, माइंड, थॉट्स, आइडियाज, विचार दिखाता है। इन दोनों ने ही इसके रिलेटेड कुछ बनाया। बिल गेट्स को आप पत्रिका में देखो तो बिल गेट्स की पत्रिका में पंचम भाव में शुक्र का संबंध है, और स्टीव जॉब्स की अगर आप पत्रिका देखो तो स्टीव जॉब्स के भी पंचम भाव में शुक्र का संबंध है। पंचम भाव में बैठे हैं तो एकादश भाव को देखते भी हैं, वो कॉमन हो गए। तो पंचम भाव जो कि आदमी की क्रिएटिविटी दिखाता है, इन दोनों ने ही कुछ चीज क्रिएटिव बनाई, क्रिएटिव ही है। और 11th हाउस को देखते हैं, 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम है, आदमी पैसा कहाँ से कमाता है। तो इन्होंने पैसा कमाने के भी नए स्रोत बनाए, है ना? आज एप्पल के सॉफ्टवेयर बेच के और माइक्रोसॉफ्ट के, एप्पल की मोबाइल बेच के और माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर बेच के कितने सारे लोग पैसा कमाते हैं। तो इन्होंने पैसे के लिए जो है कि नए सोर्सेस बनाए दुनिया भर के लिए। तो जिस भाव में राजसिक प्लैनेट बैठेगा, बुध और शुक्र, उस भाव से जुड़ी हुई चीज आप बनाओगे, और जहां पर वो देखेगा, उस भाव से जुड़ी हुई चीज आप विश्व को दे के जाओगे। दुनिया के लिए भी तो कुछ बनाना है ना, आप दुनिया में हो तो दुनिया के लिए आपका कुछ फर्ज बनता ही है, उस फर्ज को आपने पूरा करना ही है। ऐसे ही आप देखो कि जो रामकृष्ण परमहंस है, इनकी फिलोसफी बहुत फॉलो होती है। उनके लग्न में बुध है, राजसिक प्लैनेट, रजस है ना, लग्न में है। तो लग्न क्या होती है? विचारधारा, थॉट। लग्न यही होता है ना, विचारधारा होती है ना। ये आदमी एग्जाम मिल रही है, तो रामकृष्ण परमहंस एग्जाम मिल रही है, आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं। वैसे ही आप रमन महर्षि की अगर पत्रिका देखो तो रमन महर्षि के भी लग्न में शुक्र बैठा है, राजसिक प्लैनेट है। फिर से रमन महर्षि की भी फिलोसफी बहुत फॉलो होती है, ठीक है। परमहंस योगानंद के लग्न में चंद्रमा है, बुध का और शुक्र का कोई विशेष संबंध नहीं है ना। तो योगानंद ने क्रिया योगा को दुनिया में फैलाया, लेकिन क्रिया योगा योगानंद का नहीं है, वो महावतार बाबा जी का है, श्यामाचरण लाहिरी का है, योगानंद का नहीं। समझ में आ रही है बात में क्या कह रहा हूं आपको? तो बहुत क्लियर है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन क्या करने के कैपेबल है। ये आप पत्रिका देखें, लग्न में मंगल, शनि और राहु बैठे,
बुध दूसरे घर में है, शुक्र तृतीय भाव में है। अब यहाँ पर लग्न में जो है कि मंगल, शनि और राहु हैं, तीनों ग्रह हैं। ये स्वामी शिवानंद का हॉरोस्कोप है। और आप देखिए कि स्वामी शिवानंद ने क्या किया। दो जो है कि तामसिक ग्रह है लग्न में, ठीक है। राहु का कोई नेचर हमने अब तक लिया नहीं है, तो राहु यहाँ पर छोड़ देते हैं। आप शिवानंद का बायोग्राफी पढ़िए। वैसे शिवानंद योगा करके है, शिवानंद योगा है, बट क्या वो शिवानंद का मेथड या वो एंशिएंट वैदिक मेथड है ना, जिसको कि शिवानंद देखो मैली वहां पर तामसिक प्लैनेट है। तामसिक प्लैनेट रिमूविंग द इम्प्योरिटी है। तो शिवानंद ने योग से इम्प्योरिटी हटा के उसको वो योग बनाया जो योग की रियल है ना। इम्प्योरिटीज हटाई योग में से। योग तो पतंजलि का है, समझ रहे हैं आप। तो तमस कैसे प्ले करेगा, जरूरी है उसको देखना है ना। तमस देख करके आदमी को तामसिक आप नहीं कह सकते, ठीक है। सीधा तामसिक आप नहीं कह सकते, वैसे उसमें मंगल नीच का भी है, तामसिक होना चाहिए उसको। खैर यहाँ पर एक विशेष नियम है कि कर्क लग्न में नीच का मंगल खराब नहीं होता। राज्य चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे, जो भी चीज है। अमिताभ बच्चन की पत्रिका में बुध और शुक्र दोनों अष्टम भाव में बैठे, द्वितीय भाव पे दृष्टि करते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया, सेकंड हाउस पे दृष्टि होने से फैमिली के लिए नया इनकम सोर्स है ना, न्यू प्लेस ऑफ लिविंग इत्यादि, ये सब चीजें भी जो है कि कही जा सकती है। इसमें वो बनाने की इंटेंसिटी क्या होगी, चीज को किस लेवल पे बनाएगा इत्यादि, वो सब विचार करने की चीज है, उसको आगे विचार करें, ठीक है। इतने एग्जाम्पल काफी होगा। अगली बात है कि वासुदेव जब नील शक्ति के साथ होते हैं तो जो है कि तमोगुण की उत्पत्ति करते हैं। यहाँ नील शक्ति को मैंने काली लिया है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में मधु कैटभ वध के समय मधु कैटभ आके दुनिया में सबको परेशान करने लगते हैं, विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तो काली आती है और काली जो है कि वो विष्णु को योग निद्रा से उठाती है। और योग निद्रा में है विष्णु, समझ रहे हैं आप बात को। और निद्रा में क्या होता है, इग्नोरेंस होता है, आदमी ना इग्नोर करता है चीजों को। अगर आप सो रहे हैं और घर में कोई आएगा जाएगा, आपको थोड़ी ना पता चले। इग्नोरेंस होती है, दुनिया से कटा कटा अपने भीतर होता है। सो तमोगुण को समझिए कि खुद के भीतर रहने वाला। आप देख, आपने चीज नहीं नोटिस की होगी, आपको नोटिस करनी पड़ेगी। दिमाग में फिर से घुमाइए। रामकृष्ण परमहंस का लग्नेश है शनि, तामसिक है। रमन महर्षि के लग्न पे मंगल की दृष्टि है, तामसिक है। तो सेल्फ कंटेंटेड, अपने में ही मगन रहना, वो तामसिक क्वालिटी है। लेकिन उसके बिना स्पिरिचुअलिटी फिर होती भी तो नहीं है। तो तीनों का मेल जरूरी है। आप एक चीज को नहीं ले सकते भाई, बहुत ज्यादा सत्व बढ़ेगा तब अपना सारा पैसा दान करने लग जाओगे दुनिया जहां, तो आपके घर परिवार के लोगों का पेट नहीं पल पाएगा, वो भी नहीं है। बैलेंस चाहिए तीनों का हमें, है ना। आप तमस को नेगेटिव हर बार नहीं ले सकते, वो नेगेटिव नहीं है। तो तमस की जो क्वालिटी है वो इग्नोरेंस है, ठीक है। वो इग्नोरेंस खराब भी हो जाती है, वो इग्नोरेंस अच्छी भी है। दुनिया को इग्नोर करके खुद में ही डूबे रहना अध्यात्म के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को ना पूरा करना और खुद अपने बारे में ही सोचना, वो गलत भी है। तो वो अच्छा है कि गलत है, किस बात में निर्भर करता है, तो तामसिक प्लैनेट कैसा है ना। अगर जो शनि है वो नीच का शनि हो जाएगा, उसके साथ गुलीक मांदी का योग हो जाएगा, तो शनि और पीड़ित हो जाएगा। तो पीड़ित शनि होने से क्या होगा, तमस खराब हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तमस। और अगर वो पीड़ित ना हो तो ठीक रहेगा सब। हम्म। और साथ में क्या करता है, तमस चीजों को डिस्ट्रॉय करता है, चीजों को खत्म करता है, ठीक है जी। तमस चीजों को खत्म करता है। इसी वजह से जो पाप ग्रह हैं उनको उपचय में अच्छा मानते हैं। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में अच्छा मानते हैं। तीसरा भाव कठिन परिश्रम का है ना, हार्डवर्क। तामसिक ग्रह खत्म करता है तो हार्डवर्क आपकी लाइफ से खत्म कर देगा, अच्छी बात। छठा भाव शत्रु और बीमारी का है, छठे भाव में पापी होगा तो शत्रु और बीमारी खत्म कर देगा, बहुत मजा।
है कि नहीं, इत्यादि। एकादश भाव माया का भी भाव है, एकादश भाव में पाप ग्रह रहता है, तामसिक ग्रह रहता है, तो माया को खत्म कर देगा। ठीक है, वैसे एकादश भाव में हर ग्रह अच्छा होता है, तो केवल पाप ग्रह नहीं बोलेंगे। दशम और एकादश में सारे ग्रह अच्छे होते हैं, सिर्फ पाप ग्रह ही नहीं। तो इसलिए दशम और एकादश को मैं निकाल रहा हूं, बट थर्ड और सिक्स्थ की इसी वजह से कुछ ज्योतिष के टेक्स्ट हैं जो बाद में डेवलप हुए हैं, सरवार चिंतावली टाइप, उसमें बोला है कि 6, 8, 12 में पाप ग्रह बढ़िया होते हैं। बट यहाँ पर यही पराशर की बात है भैया, यही पराशर का कंट्रीब्यूशन है कि आपको पता है कि 6, 8, 12 में पाप ग्रह तो बढ़िया होते हैं, लेकिन सूर्य नहीं होगा वो पाप में से बढ़िया, क्योंकि सूर्य तो 12वें घर को सत्व दे देगा, और सत्व मतलब सोम पीने के जैसा है, अमर हो जाती है जो चीज वो सत्व मिल जाता है वो अमर हो जाता है। तभी तो कहते हैं ना सात्विक बनो, क्योंकि अमर हो जाओगे। तो 12वें घर में सत्व का ग्रह गया तो खर्चा कभी खत्म ही नहीं होगा। और तमस का काम है डिस्ट्रक्शन। तो आपको कोई क्लासिक्स बाद में कह भी देंगे कि हाँ भाई 12वें घर में तो पाप ग्रह ठीक होता है, लेकिन वो पाप शनि मंगल ही ठीक है। अगर सूर्य 12वें घर में चला जाए तो खर्चा या लॉस खत्म नहीं होने वाला, होता ही रहेगा बार बार। समझ रहे हैं आप बात को? और ये पत्रिका का उस लेवल का एक्सपीरियंस है जो कि पत्रिका देख के नहीं आता, कंसल्टेशन करके आता है ना। मैं दुनिया जान में कितना भी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की कुंडलियों पे चीजें टेस्ट कर लूं, मुझे नहीं पता ना कि उनकी जिंदगी में खर्चा हमेशा था या खत्म हो गया। तो बहुत जरूरी है कि आप कुंडलियां देखें। जब भी मैं सलाह देता हूँ, कम से कम आसपास के 4 लोगों को तो पकड़ ही लो टेस्ट बनाकर एकदम, कि तू एग्जाम्पल टेस्ट 1 हमारा, तू टेस्ट 2, तू टेस्ट 3, तू टेस्ट 4। क्योंकि बहुत चीजें जो है वो पब्लिक हॉरोस्कोप देख करके आती नहीं है। अमिताभ बच्चन कहाँ पैसा खर्चा करता है मुझे क्या पता, किसी को नहीं पता। ठीक है, तमस गुना का काम है बर्बादी। जैसे एकादश भाव में हर पाप ग्रह को अच्छा बोला है, दशम एकादश में हर ग्रह अच्छा होता है, दशम एकादश को उपचय में भी लेते हैं, पाप ग्रह भी अच्छा होता है। तो शनि ठीक होगा क्या एकादश भाव? मेरा एक क्लाइंट है, वैसे प्रोडिक्शन अभिलाषा की थी, मेरी नहीं थी। तो हम लोग जा रहे थे कहीं पे, उसका हॉरोस्कोप आया, मैंने कहा इस पे जरा 2 कमेंट मार दो, कि मैं वैसे चलते फिरते हॉरोस्कोप नहीं देखता हूँ, बस कंसंट्रेशन नहीं हो पाता उतना। तो मैं नीचे देखने लगूं चलते वाहन में से, मेरा सर घूमने लगता है। मैं 80% ऑफ द टाइम मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो कुछ नहीं देखता। मैं बढ़ा दिया, मैंने कहा कहो भाई कुछ। तो उसने कहा जी 11th में ये सैटर्न है, तो इसका कोई विश और डिजायर टाइम से तो पूरा ही नहीं होता। 11th में जिसको सैटर्न होता है उसको लेट से फल मिलते हैं। तो मैं कह दिया, मैंने कहा पाप ही है, एकादश भाव में ठीक नहीं होना चाहिए। तो खैर डाउन द लाइन, डाउन 1.5 ईयर, हर 2 महीने में मैं एक दुख की गाथा सुन रहा होता जी, गुरु जी कुछ बढ़िया नहीं हो रहा। एक बार तो मुझे गुस्सा हो गया, मतलब कुछ बढ़िया नहीं हो रहा, मैसेज क्यों कर रहा हूँ? कह रहा नहीं गुरु जी बढ़िया तो हुआ है, बट वो नहीं हुआ जो मैं चाह रहा हूँ। मैंने कहा अब तू चाहेगा कि मैं करोड़पति हो जाऊं, तो वो थोड़ी ना होगा, वही जो होना है वो होगा, है ना। तो जितना बोला उसके हिसाब से होगा। बहरहाल जो भी है, मूलभूत बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग 3, 6, 10, 11 में सारे पापियों को ठीक कहते हैं, उपचय में अच्छे होते हैं। गलत बात नहीं है, अच्छे होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, गलत है। लेकिन एकादश भाव में अगर शनि होगा तो वो डिस्ट्रक्शन का कारक है, तो थोड़े से तो इनकम के सोर्सेस खराब भी करेगा, है ना। थोड़े से तो विश फुलफिलमेंट आप कहते हो, भाई इच्छाओं को पूरा करता है, तो कुछ इच्छाएं खत्म भी करेगा। तो सारी इच्छाएं पूरी होके नहीं खत्म होंगी, कुछ इच्छाएं ऐसे भी खत्म हो जाएगी। तो नेगेटिव एस्पेक्ट को थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है, भूल नहीं सकते हैं, है ना। और यही बात आपको पराशर यहाँ पे कह रहा है ना। तो पराशर इज ऑल अबाउट क्यों ग्रह के पीछे जाके सच्चाई कैसे निकाले। पराशर ऋषि है भाई, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है। ऋषि तो तब ऋषियों का महान ज्ञान।